हेलो, आई एम नाज़मीन। आई हैव 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। ये हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिबरलाइजेशन को मैं इससे प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। Privatization refers to shedding of the ownership or management of a government owned enterprise. इन ईजी वर्ड्स इसका मतलब है ये गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने एंटरप्राइजेस की ओनरशिप या मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर को सौंपना शुरू कर देती है। प्राइवेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट सेक्टर को पुश करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन अपना भरपूर दे सके। Over the years, Indian government has diluted its stake in several public sector enterprises such as Maruti Udyog Limited, IPCL, IBP, Balco and BSNL. प्राइवेटाइजेशन के दो तरीके हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इस मेथड में गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है जिससे कंपनी का कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 80% शेयर्स हैं। अब गवर्नमेंट उनमें से 60% शेयर्स एक प्राइवेट कंपनी को बेच देती है। अब गवर्नमेंट के पास केवल 20% शेयर्स बचते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पास 60% शेयर्स आ जाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स अब प्राइवेट सेक्टर के पास है, इसलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है। इसे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहते हैं। सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट। इस मेथड में गवर्नमेंट अपने शेयर्स को केवल कुछ हिस्सा बेचती है, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रह सकता है। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 100% शेयर्स हैं। गवर्नमेंट उनमें से केवल 20% शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेच देती है और 80% शेयर्स उनके पास रह जाते हैं। यहाँ कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है, इसीलिए इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज इम्प्रूविंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसका एम रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइजेशन करना और अननेसेसरी लॉसेज और वेस्टेज को कम करना था। सेकेंड इज फैसिलिटेटिंग मॉडर्नाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर नई टेक्नोलॉजी, बेटर मशीनरी और इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स लेकर आता है जिससे इंडस्ट्रीज़ मॉडर्न और एफिशिएंट बनती है। इसीलिए इसमें मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन भी किया गया था। थर्ड इज़ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। प्राइवेटाइजेशन से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है जिससे कंपनीज बेहतर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। फोर्थ इज़ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो बहुत सारी पीएसयूज़ थी वो लगातार लॉसेज में चल रही थी। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। यही सब रीजंस थे कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और आज भी है। अब हम देख लेते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको एग्जाम में मेरिट और डीमेरिट्स के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। पहले कई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लगातार लॉसेज में चल रही थी। इन लॉसेज को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ता था जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था। प्राइवेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट पर ये फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है और बजटरी डेफिसिट को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली धीरे धीरे खत्म होने लगती है और मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपनीज के बीच कंपटीशन बढ़ता है तो वे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इंप्रूव्ड सर्विसेज और लोअर प्राइसेस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। इससे एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस दोनों ही इंप्रूव होती है। थर्ड इज बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट पर अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए मैनेजर्स डिसीजन को ज़्यादा प्रोफेशनली और एफिशिएंटली ले पाते हैं। इससे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है और एंटरप्राइज की मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, काम भी डिले नहीं होता। फोर्थ इज क्विक डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अक्सर काफ़ी लंबा होता है क्योंकि अप्रूवल कई लेवल से होकर गुजरते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन कंपैरेटिवली जल्दी लिए जा सकते हैं। इससे मैनेजमेंट को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कंपनीज मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाती हैं। फिफ्थ इज प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेंटी। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का सर्वाइवल लार्जली कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कंपनी मार्केट में टिक नहीं पाएगी। इसलिए प्राइवेट कंपनीज कंज्यूमर्स की नीड, प्रेफरेंसेस, क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस पर ज़्यादा ध्यान देती है। इससे कंज्यूमर सॉवरेंटी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ती है। सिक्स्थ इज प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस। प्राइवेट सेक्टर मेनली प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनीज एफिशिएंसी बढ़ाने, कॉस्ट कम करने और बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है। इससे एंटरप्राइजेस में कमर्शियल स्पिरिट आती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सेवंथ इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद कई ऐसे सेक्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे। जब प्राइवेट कंपनीज को इन सेक्टर्स में आने का मौका मिला तो उन्होंने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इससे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट तेज़ हुआ और इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा। एट्थ इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
जब प्राइवेट कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में आई तो उन्हें फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ी। यानी प्राइवेट सेक्टर के बढ़ने से लोगों के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। इसके साथ साथ इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी और लोगों को अलग अलग फील्ड्स में जॉब मिलने लगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन है। ओके, फर्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ा फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। इसी वजह से कई बार प्राइवेट कंपनीज गरीब और कमज़ोर वर्ग की ज़रूरतों के बजाय प्रॉफिट वाले कस्टमर्स पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। सेकेंड इज़ अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइवेट कंपनीज आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं जहां जल्दी प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी हो। वे ऐसे प्रोजेक्ट्स में कम इंटरेस्ट दिखाती हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो या गेस्टेशन पीरियड लंबा हो। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने और उससे रिटर्न मिलने के बीच का वेटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, अगर आपने आज एक आम का पेड़ लगाया है और वो आपको 3-4 साल बाद फल देगा, तो ये 3-4 साल का वेटिंग पीरियड जो है उसे गेस्टेशन पीरियड हम कहते हैं। इसी वजह से कई बार प्राइवेट कंपनीज बेसिक इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बचती हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मिलने में काफ़ी समय लगता है। इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट बैलेंस नहीं हो पाता और अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कई बार गवर्नमेंट मोनोपोली तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी जगह प्राइवेट मोनोपोली बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लें तो वे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकती हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ बड़ी कंपनीज कई सेक्टर में डोमिनेंट पोजीशन रखती हैं। ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर के पास ऑप्शन कम हो जाते हैं और कॉम्पिटिशन भी कम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेटाइजेशन के दौरान एम्प्लॉयज़ में हमेशा जॉब लॉस का डर बना रहता है। कई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में प्राइवेटाइजेशन के बाद एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS लेने के लिए इनकरेज किया गया। इससे कई लोगों की नौकरी चली गई या उन्हें समय से पहले रिटायर होना पड़ा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और उसके साथ पॉवर्टी और दूसरी सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गवर्नमेंट हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में अपनी ओनरशिप पूरी तरह छोड़ देना चाहती थी या हर PSU का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती थी कि कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो कुछ लगातार अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। इसी वजह से कुछ PSUs को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न जैसे स्पेशल स्टेटस दिए गए। इन स्पेशल स्टेटस का मेन एम था कि ये कंपनी ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर सकें, जल्दी डिसीजंस ले सकें और लिबरलाइज्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट में प्राइवेट कंपनीज़ के साथ बेहतर तरीके से compete कर सकें। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, लेकिन डिसीजन लेने की अथॉरिटी ही नहीं दी गई। अब अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको अपने सीनियर का वेट करना पड़ेगा। सीनियर आएगा, सिचुएशन समझेगा, फिर डिसीजन लेगा, यानी अननेसेसरी डिले होगा और कंपनी का टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना काफ़ी नहीं होता, उसके साथ अथॉरिटी देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी पहले कुछ ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने कई PSUs को ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल ऑटोनॉमी दी ताकि वे अपने बिजनेस डिसीजंस जल्दी ले सके, बिना हर छोटी छोटी बात के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल का इंतजार किए। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, डिसीजन मेकिंग फास्ट हुई और कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तथा परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बना सकें। फर्स्ट देख लेते हैं नवरत्न स्टेटस। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्न स्टेटस दिया। नवरत्न कंपनीज को ग्रेटर मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई ताकि वे इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन और बिजनेस डिसीजंस तेज़ी से ले सकें और ग्लोबल मार्केट में बेहतर कंपटीशन कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं महारत्न स्टेटस। इसके बाद लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली और बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को महारत्न स्टेटस दिया गया। महारत्न कंपनीज़ को नवरत्न कंपनीज़ की कंपैरिजन में और ज़्यादा फाइनेंशियल, मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई ताकि वे बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ले सकें और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें। देन है मिनी रत्न स्टेटस। इसके अलावा दूसरी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिनी रत्न स्टेटस दिया गया। इन कंपनीज़ को भी फाइनेंशियल, मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई ताकि वे गवर्नमेंट पर कम डिपेंड रहें और अपने बिजनेस डिसीजन ज़्यादा एफिशिएंटली ले सकें। एज ऑन अक्टूबर 2024 इंडिया में 14 महारत्ना CPSEs थीं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 24 नवरत्न CPSEs थीं। एग्जाम्पल के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 51 मिनी रत्ना कैटेगरीज हैं, जिसमें एग्जाम्पल के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11 मिनी रत्ना कैटेगरी है, एग्जाम्पल है इसका भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड।
इस तरह से गवर्नमेंट ने एक तरफ जहां ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी देकर उनकी एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना या इंटीग्रेट करना। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बाकी दुनिया की इकोनॉमीज़ के साथ जुड़ जाती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मूवमेंट पर लगी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाता है ताकि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का फ्लो आसानी से हो सके। ग्लोबलाइजेशन कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचने लगती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हैं यानी रिस्ट्रिक्शंस कम कर रहे हैं, तो उसका अगला स्टेप ग्लोबलाइजेशन ही होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ने बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ सकती थी, इंडियन कंपनीज फॉरेन में बिजनेस कर सकती थी और इंटरनेशनल ट्रेड भी पहले की कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करे। अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन भी इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक, सोशल और बिजनेस नेटवर्क बनने लगे। धीरे धीरे दुनिया पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा कनेक्टेड होती गई। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को कई बार बॉर्डरलेस वर्ल्ड भी कहा जाता है। आपने एक फेमस लाइन ज़रूर सुनी होगी, द होल वर्ल्ड इज़ वन विलेज। ग्लोबलाइजेशन इसी कॉन्सेप्ट को शो करता है। अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। फर्स्ट इज़ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़। इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट ने हाई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ की एक लिस्ट तैयार की। इन इंडस्ट्रीज़ में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। शुरुआत में फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन इंडस्ट्रीज़ में 51% तक फॉरेन इक्विटी रखने की परमिशन दी गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन्स, फॉरेन कैपिटल और इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपीरियंस इंडिया में आने लगी। सेकेंड इज़ ऑटोमेटिक परमिशन फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के लिए भी प्रोसेस को काफ़ी आसान बना दिया गया। लगभग 1 करोड़ रुपीज़ तक के फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल की फैसिलिटी दी गई। इसके अलावा फॉरेन टेक्नीशियंस को हायर करने, फॉरेन में इंडियन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कराने और टेक्निकल कंसल्टेंसी लेने के लिए भी कई मामलों में पहले जैसी गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं रही। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नई टेक्नोलॉजी अपनाने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिली। थर्ड इज़ डी वैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चेंज था, डी वैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। जुलाई 1991 में इंडियन रुपी की वैल्यू लगभग 20% तक कम की गई। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। जब किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिवली चीप हो जाते हैं। इसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड फॉरेन में बढ़ने लगी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए, जिससे इंपोर्ट्स कुछ हद तक कम हुए। इसके साथ साथ भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। फोर्थ इज़ कन्वर्जन ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ और बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन रुपी को धीरे धीरे कन्वर्टेबल बनाना शुरू किया। यूनियन बजट 1992 टू 93 में इंडियन रुपी को पार्शियली कन्वर्टेबल बनाया गया। इसके बाद 93 से 94 के बजट में इसे फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन ट्रेड अकाउंट बना दिया गया। इससे इंटरनेशनल ट्रेड करना पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गया। फिफ्थ इज़ न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 1992 टू 97 की नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी का मेन एम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ना था। इस पॉलिसी के तहत एक्सटर्नल ट्रेड पर लगे कई रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स को हटा दिया गया। अब मार्केट फोर्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गई। सिक्स्थ इज मॉडिफिकेशन इन कस्टम ड्यूटीज़। इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करने के एम से गवर्नमेंट ने कई कस्टम ड्यूटीज़ में भी बदलाव किए। धीरे धीरे इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया। एग्जाम्पल के लिए पीक कस्टम ड्यूटी रेट, जो एक टाइम पर लगभग 250% था, उसे कम करके लगभग 10% तक कर दिया गया। इसका फ़ायदा यह हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड आसान हुआ, फॉरेन गुड्स इंडिया में आसानी से आने लगे और इंडियन कंपनीज़ को भी ग्लोबल कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मौका मिला। Now we will discuss points in favor of globalization and points against globalization. अब देखते हैं points in favor of globalization. First is access to global market. ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन कंपनीज़ को सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं रहना पड़ा, अब उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने का मौका मिलने लगा।
इससे उनका कस्टमर बेस बढ़ा और बिजनेस एक्सपेंड होने लगा। सेकेंड इज़ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन्स और एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक्स इंडिया में आने लगी। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी पहले से बेहतर होने लगी। थर्ड इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। अब बड़ी इंडियन कंपनीज़ फॉरेन में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती थी, नए मार्केट में एंट्री कर सकती थी और ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा ले सकती थी। फोर्थ इज़ ईजी मूवमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए दूसरे देशों में जाकर काम करना आसान हो गया। इसी तरह फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी भारत बुलाकर अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करने का मौका मिला। इससे नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ और इंडियन वर्कफोर्स को नई स्किल सीखने का मौका मिला। फिफ्थ इज़ इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी में कई बदलाव किए गए और कई रिस्ट्रिक्शंस भी कम कर दी गई। इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गया। इंडियन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल रीच बढ़ी और इंटरनेशनल बिजनेस को भी बढ़ावा मिला। सिक्स्थ इज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी। अब कंज्यूमर्स के पास पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी और कई बार बेहतर प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स मिलने लगे। कंपटीशन बढ़ने का फ़ायदा आखिरकार कंज्यूमर्स को ही मिला। अब बात करते हैं पॉइंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन की। फर्स्ट इज़ अनइक्वल बेनिफिट्स। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहा जाता है कि डेवलप कंट्रीज़ को मिला, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना फ़ायदा नहीं मिला, यानी सभी देशों के बराबर के फ़ायदे नहीं हुए। सेकेंड इज़ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वेलफेयर एंड नेशनल आइडेंटिटी। कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ते हैं। कुछ सिचुएशंस में उन्हें अपने लोगों के वेलफेयर, लोकल इंडस्ट्रीज़ या अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। थर्ड इज़ इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई बार इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ जाती है। कुछ लोग और कंपनीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि छोटे प्रोड्यूसर्स और कमज़ोर वर्ग उसी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाते। इससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर भी बढ़ सकता है। फोर्थ इज टफ कॉम्पिटिशन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन के बाद बड़ी बड़ी एमएनसीज डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने लगी। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत टफ कंपटीशन मिलने लगा। सोचिए, एक तरफ हमारी नई या डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ ऐसी एमएनसीज हैं जो कई ईयर्स से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही हैं, जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे सिचुएशन में लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपटीशन करना आसान नहीं होता। एक कंज्यूमर होने के नाते हम हमेशा अच्छी क्वालिटी और बेहतर प्राइस वाला प्रोडक्ट चुनना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी इंडियन कंपनी के थ्रू भी बनाया जा रहा है और प्राइस भी लगभग सिमिलर हो, तो हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ मजबूत होंगी, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट और हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। याद रखिए, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, लेकिन सिर्फ किसी बड़े ब्रांड नेम की वजह से प्रोडक्ट मत चुनिए। अगर आपको वही क्वालिटी किसी इंडियन कंपनी से फेयर प्राइस पर मिल रही है, तो उसे सपोर्ट करना भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा कदम हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन टिल नाउ। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और होपफुली उस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टिल देन, like, share and subscribe and follow for more such content.